हेलो गाइस। हमारा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का बेसिक पोर्शन ख़त्म हो चुका है पूरी तरीके से। अब हम ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी को ख़त्म करेंगे आज। ठीक है। मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं होगी क्योंकि कोविड के सिम्टम्स हैं मेरे को। ठीक है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे से मैं आपको बताऊँ। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। हमने आपको 6 वीडियोस ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी में दे रखी हैं। ठीक है। और उन 6 वीडियोस के बाद ठीक है कुछ पोर्शंस बचे हैं। उन पोर्शंस को अब हम ख़त्म करेंगे। 43 पेजेस 44 पेजेस के आसपास 83 पेजेस या 81 पेजेस के नोट्स हैं, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं 6 वीडियोस में। अब जो हम काम करेंगे वो उन 43 पेजेस के बाद से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कोशिश करिएगा कि नोट्स के साथ रहिएगा। ठीक है। और चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से अब हम करेंगे कि ट्राइबल डेवलपमेंट में जो चीज़ें छूट गई हैं या ट्राइबल इश्यूज जो छूट गए हैं उनकी हम अब बात करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पॉलिसी टुवर्ड्स ट्राइबल्स। जब भारत आज़ाद हुआ तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो भारत की आज़ाद सरकार ने किस डायरेक्शन में सोचा, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास कहाँ तक हो चुका था 6 लेक्चर्स में हम लोग ये इम्पैक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट ऑन ट्राइबल्स हम कर चुके थे। ठीक है। अब आगे हमें बढ़ना है। हमें ये जानना है कि किस तरह की ट्राइबल डेवलपमेंट की बातें आज़ादी के बाद हुई। ठीक है। ट्राइबल्स जो है पिक्चर में कब आए? जब ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट खूब सारे ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुए, तब ब्रिटिश सरकार ने ये समझा कि किसी भी रीजन पर अगर आपको अच्छे तरीके से रूल करना है तो उस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोग, उनके समाज और उनके समाज के उन कल्चर्स के बारे में नॉलेज हमें अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं है तब हमको रूल करने में दिक्कत आएगी। हम शॉर्ट टर्म में तो उन्हें जीत पाएंगे, पर लॉन्ग टर्म में अगर उन पे रूल करना है तो हमें कल्चर्स की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन खोला गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ठीक है। जो आगे जाके डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी बना। ठीक है। तो जब भारत आज़ाद हुआ और ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट भारत छोड़ के गए, ठीक है, तो भारत की आज़ाद सरकार के सामने, इंटरिम गवर्नमेंट और जो फर्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके सामने ये चैलेंज आया कि किस तरीके से जो ट्राइबल्स हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो हमारे भारत में रह रहे हैं, उनका डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में हम सुनिश्चित करें। हमने एक बड़ी टर्म ट्राइबल्स को दी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। पर ये शेड्यूल्ड ट्राइबल्स जो हैं ये एक समान नहीं थे। कई सारे ग्रुप जो हैं काफ़ी पीछे थे पैरामीटर्स में, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में, और कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइबल्स अच्छी ज़िंदगी जी रहे थे विथ बेटर पर कैपिटा इनकम। तो सरकार को इस तरीके से सोचना था कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं भारत में वो एक अम्ब्रेला के अंदर नहीं है। ठीक है। वो डिफरेंट पैचेस में है भारत में। कई सारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स जंगलों में रह रही हैं, कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स गांव जैसे इलाकों में रह रही हैं, कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइबल्स आज कास्ट की तरफ कन्वर्ट कर रही हैं, और कई सारी जो हैं ट्राइबल्स जो हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों पे, लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पे रह रही हैं। ठीक है। तो सरकार को जो पॉलिसी थी वो इस तरीके से सोचनी थी कि हर एक शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो डेवलपमेंट एरिना का पार्ट बन सके। ऐसा ना हो कि सरकार की डेवलपमेंट पॉलिसीज़ के चलते हुए किसी इन ट्राइबल्स का जो खुद का डेवलपमेंट है, ठीक है, जहाँ पे उनके कल्चर्स की इंपॉर्टेंस है, वो दब जाए। ठीक है। ये बात समझ रही है? तो हमारे पास क्या है सिनेरियो ये है कि ट्राइबल्स का डेवलपमेंट कराना है, बट हमको दिमाग में ये रखना है कि ट्राइबल्स के लिए जो उनके कल्चर्स का महत्व है, इंपॉर्टेंस है, वो ना खो जाए। ठीक है। तो इसकी लड़ाई थी। ठीक है। कई सारे लोग सामने आए जिन्होंने बोला कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो है ट्राइबल्स का डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले ट्राइबल्स को जो मेन स्ट्रीम लोग हैं उनमें जोड़िए, एसिमिलेट करिए। ठीक है। ट्राइबल्स को एसिमिलेट करिए तभी वो डेवलप कर पाएंगे। ठीक है। ट्राइबल्स को मौका दीजिए कि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट बन सकें। कई सारे लोगों ने ये बोला कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा करने से ना क्या होगा कि ट्राइबल्स जो है मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट तो हो जाएंगे, पर इस प्रोसेस में उनका जो कल्चर है वो खो जाएगा, और कल्चर्स के खोने की वजह से उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा। ठीक है। बात समझ में आ रही है? उनको साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगी। ठीक है। तो ये चीज़ जो है दिक्कत कर रही थी। तो उन्होंने बोला कि आप जो है उनको एसिमिलेट करने की बजाय उनको आइसोलेट करिए और उनके आइसोलेशन सुनिश्चित करिए, ताकि वो अपने कल्चर्स के साथ खुशी खुशी रह सकें। और अगर वो किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो सरकार कोशिश करे कि उन समस्याओं को दूर करा जा सके। ठीक है। तो ये आइसोलेशनिस्ट टेंडेंसी भी आई।
कई लोगों ने बोला कि ऐसा मत करिए, अगर आप ऐसा करेंगे, आइसोलेट करेंगे पूरी तरीके से, तो ये जो वर्ग हैं ये भारत की डेवलपमेंट रेस में पीछे छूट जाएंगे, ठीक है, और केवल ये म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स की तरह देखे जाएंगे। जैसे आज हम सेंटिनल आइलैंड में जो सेंटिनलीज ट्राइब्स हैं उनको देखते हैं, अब वो लोग जो है समय के साथ बहुत पीछे छूट गए हैं, ठीक है। कई सारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो भारत में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हर एक इंडिकेटर में, पर कई सारे ट्राइबल्स जो हैं आज भी जंगलों में ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, जैसे आदि मानव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे केवल वो अपने कल्चर्स के साथ वो जी रहे हैं, ठीक है। हमको करना क्या होगा, हमको एक बैलेंस बनाना होगा। तो इस पर सब लोग जो हैं सहमत हुए। सबने बोला कि ना तो आइसोलेट करेंगे पूरी तरीके से, ना तो हम पूरी तरीके से एसिमिलेट करेंगे, हम बीच में चलेंगे। हम उनका डेवलपमेंट तो करेंगे पर उनके कल्चर्स को खोने नहीं देंगे। बट ये जो है डबल एज स्वॉर्ड थी, ठीक है, एक दुधारी तलवार थी। अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो ऐसा कतई नहीं है कि उनके कल्चर्स जो हैं वो दबे नहीं, ठीक है। अब इस पे फाइन बैलेंस बनाना था, और ये फाइन बैलेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स डिज़ाइन किए गए उसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपनी भूमिका रखते। इसीलिए तो पेपर 2 ये बार बार बोलता है कि आपको अगर ट्राइबल एरियाज में डेवलपमेंट कराना है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट का एक्टिव रोल होना चाहिए इन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज में। बात समझ में आ रही है? चलो मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो मैं 3 तरीके बता रहा था, जैसे एक आइसोलेशन वाला तरीका था, एक एसिमिलेशन वाला तरीका था, और एक बीच का तरीका था जिसको नाम पड़ा इंटीग्रेशनिस्ट अप्रोच, ठीक है। तो आइसोलेशन वाला तरीका किसने बोला? वेरेर एल्विन ने बोला। एसिमिलेशन वाला तरीका बोला था घुर्वे साहब ने, ठाकर बप्पा साहब ने, ठीक है। और इंटीग्रेशन वाला जो तरीका था, जो बीच का रास्ता था, जो भारत ने कई बार अपनाया है कई सारी पॉलिसीज में, वो था हमारा नेहरू जी का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक मिनट। तो क्वेश्चन आता है पॉलिसी टुवर्ड्स द ट्राइबल्स, ट्राइबल डेवलपमेंट। भारत के आज़ाद होने के बाद जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसीज लाई गई वो कौन कौन सी पॉलिसीज थी? सबसे पहली है आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज, ठीक है। द पॉलिसी वॉज लॉन्च बाय ब्रिटिशर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्टली एक्सक्लूडेड एरियाज। ये आज़ादी से पहले की बात है। जो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं वो शेड्यूल 6 का पार्ट बने, और जो पार्टली एक्सक्लूडेड एरियाज थे वो शेड्यूल 5 का पार्ट बने, ठीक है। शेड्यूल 6 में कौन कौन सी स्टेट्स है बताइए? असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और शेड्यूल 5 में कौन कौन सी स्टेट्स हैं? वो 11 स्टेट्स हैं, ठीक है। 10 है या 11 है, ठीक है, मैं बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, तो द पॉलिसी वॉज लॉन्च बाय ब्रिटिशर्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूडेड एरियाज एंड पार्टली एक्सक्लूडेड एरियाज। आइसोलेशन की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिशर्स ने ये क्या कोशिश करी थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, जो भारत में जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पे आइसोलेशन की हम पॉलिसी रखते हैं, ठीक है। वहाँ हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स थे तो काफ़ी डिफिकल्ट जोग्राफी में रह रहे थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स को उनके कोऑपरेशन की आवश्यकता थी अगर वो जंगल में घुसें, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि वहाँ पे एडमिनिस्टर करना बहुत मुश्किल है। हम वहाँ पर उतना ही घुसेंगे जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव सिद्ध हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या था जंगल में घुसने का? ब्रिटिशर्स का रिसोर्स। ब्रिटिशर्स को टिम्बर वुड चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उन्हें जो है अपनी रेलवे लाइन बिछानी थी, ठीक है, उसके लिए रिसोर्स चाहिए था। और जो डेवलपमेंट में, जो यूरोप के डेवलपमेंट में, ब्रिटेन के डेवलपमेंट में रॉ मटेरियल था वो जंगलों से आना था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम लोग जो है जंगलों में उतना ही घुसेंगे, ठीक है, जहाँ तक हमारा ऑब्जेक्टिव सिद्ध हो जाए। अगर हमें कहीं हिंड्रेंस फील होगा, ठीक है, ट्राइबल रिवॉल्ट्स के फॉर्म में, तो हम वहाँ पे ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उनको आइसोलेशन मात्र दे दिया। किनको? जो ट्राइबल्स हैं। ये ट्राइबल्स के भले के लिए नहीं था, ये उनकी नाकामी थी। किनकी? ब्रिटिशर्स की। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं वो नहीं चाहते थे कि वो किसी तरीके के टसल्स में फंसें, क्योंकि ट्राइबल रिवॉल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव एनर्जी का प्रतीक था। क्योंकि ट्राइबल्स लोग जब रिवॉल्ट करते थे तो वो या तो जीतते थे या तो वो बुरी तरीके से, मतलब या तो वो जीतते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, या तो बहुत कड़ा वो उनको compete करते थे, जिसमें कोलेटरल डैमेज बहुत हो जाता था ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बिजनेसमैन की तरह सोचा कि उन्होंने सोचा कि हम ऐसा करते हैं, इतने डिफिकल्ट टर्रेन्स हैं और ये सोसाइटीज रह रही हैं, तो अगर हम यहाँ पे इंटरफेयर करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, तो क्यों अपनी कॉस्ट बढ़ाएं? हम यहाँ से बस अपने ऑब्जेक्टिव को सिद्ध करेंगे, ठीक है, और अपने ऑब्जेक्टिव को सिद्ध करने के लिए रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने फैसिलिटेट कराया किनको? जो बिजनेसमैन हैं, जो ट्रेडर्स हैं जंगलों में, ताकि वो वहाँ से लकड़ियाँ या फिर रिसोर्सेज खींचें और वो निकाल के लेके आएं। और कोई डिस्प्यूट होता तो ब्रिटिशर्स जो है सपोर्ट करते थे बीच में। बात समझ में आ रही है? तो एक तरह की आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी जो ब्रिटिशर्स लेके चले आ रहे थे। भारत में जो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी थी उसका
जो केंद्र बिंदु था वो था प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर्स। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो नागालैंड, मिजोरम एंड अदर डिफिकल्ट हेरी टेरेन्स रीजन्स वर प्लेस्ड इन एक्सक्लूडेड एरियाज। एक्सक्लूडेड एरियाज वो है जो 6 शेड्यूल का पार्ट बने, और पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बंगाल वर प्लेड इन पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया। और ये लिस्ट आगे जाके बड़ी भी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपको ये दिख रहा होगा शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बनने की कहानी ब्रिटिशर्स के टाइम से स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इन एक्सक्लूडेड एरियाज नो वन वॉज अलाउड एक्सेप्ट मिशनरी वर्क्स हु यूज्ड टू कन्वर्ट देम टू क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब मिशनरीज भारत में कब आनी स्टार्ट हुई? 1813 के चार्टर एक्ट में मिशनरीज को ये परमिशन मिल गई थी कि वो भारत में आके क्रिश्चियनिटी को प्रोपगेट कर सकते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, बाद में जो ब्रिटिश सरकार भी थी, उन्होंने जो है परमिशन देनी स्टार्ट करी कि आप जो है जंगलों में जाके इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो क्रिश्चियनिटी थी जब इन जंगलों में एंटर करी, ठीक है, इनको कन्वर्ट करने के लिए और अपनी क्रिश्चियन वर्कफोर्स को बढ़ाने के लिए, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी जब वो अपने एक मिशन के साथ काम करती थी। ठीक है, लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश करती थी, किसमें? क्रिश्चियनिटी में। इससे क्या हुआ, जो लोग हैं उनके कल्चर्स जो हैं वो हैम्पर हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैं बता चुका हूँ इसके बारे में पूरा वेरे एल्विन की कहानी। ठीक है, इन पार्टली एक्सक्लूडेड एरिया सपोर्टर्स ऑफ ब्रिटिशर्स वर अलाउड फॉर बिजनेस पर्पस। ठीक है, अब जो बिल्कुल एक्सक्लूडेड थे उसमें तो ब्रिटिशर्स जाते ही नहीं थे किसी भी तरीके से, मतलब ट्रेड पर्सन्स भी नहीं जाते थे। लेकिन जो पार्टली एक्सक्लूडेड है उसमें जो है बिजनेस पर्पस के लिए ट्रेड पर्सन्स को भेज दी थी सरकार। एक्सक्लूडेड एरियाज में मिशनरी वर्क वॉज अलाउड। ठीक है, और जो पार्टली एक्सक्लूडेड एरियाज में मिशनरी वर्क प्लस जो ट्रेड वाला काम है, जो जंगल से रिसोर्स निकालने वाला काम है, वो अलाउड था। अब कहीं पर भी कंफ्लिक्ट होगा तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट बीच में आएगी बचाने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये आइसोलेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसमें मनी लेंडर्स जाते थे, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स जाते थे, तो ये सब बाहर से आ रहे थे। तो ये नॉन ट्राइबल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये ट्राइबल्स जो जंगलों में रह रहे थे वो फेस कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ आइसोलेशन पॉलिसी। आइसोलेशन पॉलिसी का एम क्या है? ठीक है, कोई भी आपसे पूछे कि आइसोलेशन पॉलिसी के पीछे की विचारधारा क्या है, ठीक है, अभी आप भारत की आज़ादी के बाद जो आइसोलेशन पॉलिसी है उसके पीछे की विचारधारा जो है वो है कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब इसमें वेरे एल्विन ने अपनी प्रिंसिपल्स रखे हैं, जिसमें उन्होंने लॉस ऑफ नर्व का कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने बताया है आपको। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था नेशनल पार्क का। हिल बैगा और प्लेन बैगा की केस स्टडी थी वेरे एल्विन ने। वहाँ पे उन्होंने दिखाया था कि जो प्लेन बैगा वाले लोग हैं वो लोग जो हैं ट्राइबल कॉन्टैक्ट की वजह से अपने कल्चर्स को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी जो है अजीब सी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी लॉस ऑफ नर्व से सफ़र कर रहे हैं। जो हिल बैगा वाले लोग हैं वहाँ पे नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट इतना नहीं है, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो अपने कल्चर्स के साथ खुश हैं, अपने कल्चर्स को परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो आइसोलेशन की जो पॉलिसी है वो कल्चरल प्रोटेक्शंस के अराउंड घूमती है, कल्चर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है कोई समाज, ठीक है, और कर पा रहा है, तो आइसोलेशन पॉलिसी उसको फैसिलिटेट करती है। और चूंकि हमें पता है कि कल्चर जो है वो एक इंडिविजुअल की बायोसाइकोलॉजिकल नीड को पूरी करता है, और दूसरा जो है कल्चर जो है हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी समाज जो है ये नहीं चाहता है कि उसका कल्चर जो है वो टूटे या फिर एक्सप्लॉइट हो। बात समझ में आ रही है? तो आइसोलेशनिस्ट पॉलिसीज जो हैं वो इस तरह की विचारधारा रखती हैं कि जो कल्चर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर हुआ? चलिए, अब एम ऑफ आइसोलेशन पॉलिसी क्या बोलती है? ब्रिटिश गवर्नमेंट होल्ड द व्यू दैट द ट्राइबल्स आर बेटर सेटिस्फाइड। अब मैं ब्रिटिश सरकार की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्यों? इसमें जो है कल्चर से पहले की बात है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कल्चर प्रोटेक्शन की बात हो रही है। अब आज़ादी से पहले की बात समझिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट होल्ड द व्यू दैट द ट्राइबल्स आर बेटर सेटिस्फाइड इफ लेफ्ट टू देमसेल्व्स। क्यों? क्योंकि उनके बस की नहीं थी ब्रिटिश सरकार के सामने। उनको दिख रहा था ना कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन का। अब देखो, सपोज करो जंगल ही जंगल है, ठीक है, अब उस जंगल में 50 समाज रह रहे हैं और वो बिल्कुल डिस्टेंट है। अब सरकार जो है उनको एकत्रित नहीं कर सकती है, क्योंकि अब जैसे सपोज करो ये पूरा एक जंगल एरिया है, इसमें 50 सोसाइटीज़ रह रही हैं, डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स रह रहे हैं। अब क्या है, सरकार कभी ऐसा नहीं सोचेगी 50 ट्राइबल ग्रुप्स को हटाया जाए, ठीक है, और इन सबको कहाँ पे रखा जाए, एक छोटी सी लोकेशन पर रखा जाए, ठीक है। अब जो लोकेशन है इन ट्राइबल्स ग्रुप की वो भी उनके कल्चर में इंटीग्रेटेड है, क्योंकि वहाँ पे उनके एंसेस्टर्स की आत्मा है, उनकी डेड बॉडीज दबी हुई हैं, वहाँ पे उनके पत्थर लगे हुए हैं, वहाँ पे वो रिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो वो लोग नहीं जाएंगे। तो सरकार के लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि इस पूरे इलाके को एडमिनिस्टर करना जहाँ पे 50 सोसाइटीज़ रह रही हैं, वो भी बहुत दूर। बात समझ में आ रही है? तो यही रीज़न है। एक सेकेंड, ठीक है, तो फिर उन्होंने आइसोलेट करना बेटर समझा, ठीक है। चलिए, However, their main goal motive were economic, political and religious। मैं बता चुका हूँ। रिलीजियस क्या था? क्रिश्चियन मिशनरीज जाएंगी और कन्वर्ट करेंगी, ठीक है, और आसानी से वो कर पाएंगी, ठीक है। पॉलिटिकल क्या था? उनका पॉलिटिकल गेल क्या था? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज निकाला जाए और सरकार को भेजा जाए,
कहाँ पे, वो ब्रिटेन को भेजा जाए, ताकि उनका पॉलिटिकल मोटिव भी सिद्ध हो। इकोनॉमिक भी यही था, ठीक है। पॉलिटिकल में एक और आप डाल सकते हैं कि किसी प्रकार का रेजिस्टेंस फेस ना हो। अगर आपने ट्राइबल्स को दूर रखा, आइसोलेट करके रखा मेन स्ट्रीम से, तो क्या होगा, ट्राइबल एनर्जी जो है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी देश में डेवलप हो रही है ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 2-4 रीजन थे। जब ब्रिटिशर्स भारत से चले गए तो मेन रीजन जो आइसोलेशन का सामने आया वो आया, बताओ किस चीज़ का, कल्चर प्रोटेक्शन का। क्योंकि कल्चर की जो नीड है किसी समाज के लिए अब जो है उजागर हो चुकी थी। लोगों को समझ में आ गया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कल्चर फॉर अ पर्टिकुलर सोसाइटी। क्योंकि भारत में खूब सारे समाज हैं, और खूब सारे समाज हैं तो खूब सारे कल्चरल आइडेंटिटीज हैं। अगर आपको समाज को प्रोटेक्ट करना है तो आपको उन कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना अगर कल्चर्स आपने उन समाज से छीन लिए तो उन समाज से आप उनका आईना छीन लेंगे, जिससे समाज का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। और जब समाज का एग्जिस्टेंस खतरे में आता है ना, तो समाज के लोगों पर कंट्रोल नहीं रहता, तब लॉ एंड ऑर्डर का इशू डेवलप होता है। हमको जो है राष्ट्र भारत बनाना है, उस भारत में बहुत सारे मिनी भारत रहते हैं, उन मिनी भारत को अगर आप प्रोटेक्ट करेंगे अच्छे से, तभी आप इस राष्ट्र को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये फीलिंग जो है डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। हमको इस तरीके से सोचना है कि ट्राइबल्स का हम डेवलपमेंट करेंगे जरूर, पर उनके कल्चर्स को किसी प्रकार की चोट नहीं आनी चाहिए। और अगर कोई कल्चर गलत है तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस गलत कल्चर को समाज से निकाला जा सके। जैसे हेड हंटिंग है, डी एन मजुमदार ने बोला था कि इफ अ कल्चर इज नॉट इन फेवर ऑफ ट्राइबल डेवलपमेंट और ट्राइबल्स, देन इट इज बेटर कि आप उस कल्चर को रिमूव कर दिए, ठीक है। और कैसे रिमूव करेंगे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट की मदद से, ठीक है। आप उस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि ट्राइबल जो है उस गलत कल्चर को छोड़ दे। जैसे हेड हंटिंग का कल्चर था कोन्याक नागा में, उसको हटाया गया ना। इस तरह के खूब सारे कल्चर्स हैं समाज में, गलत कल्चर्स भी हैं, अच्छे कल्चर्स हैं तो गलत कल्चर्स भी हैं। गलत कल्चर किस तरह का गलत कल्चर, कोई भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्राइम नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का, तो वो गलत कल्चर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलो मैं आपके सारे गोल्स में पढ़ के सुना रहा हूँ, बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलिएगा। इकोनॉमिक गोल, टू अवॉइड द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द हिल फॉरेस्ट रीजन, जो मैंने बात करी। पॉलिटिकल गोल, टू कीप ट्राइबल्स अवे फ्रॉम नेशनल मूवमेंट, ये भी मैंने बताया। रिलीजियस गोल्स, टू एनकरेज द मिशनरीज टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, ठीक है। अब देखो मिशनरीज जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में लॉबी करती थी, लॉबी करके वो इस तरह की पॉलिसीज बनवाती थी कि मिशनरी वर्क आसान हो जाए। चर्च का इंटरफेरेंस तो रहता था, आज भी है ना, आप देखते हैं ना रिलीजन में चर्च का इंटरफेरेंस आज है ना, ठीक है। तो वो लॉबी करते थे पार्लियामेंट में कि हमको जो है अपना मिशनरी वर्क आसानी से करने दिया जाए, ठीक है। तो रिलीजियस गोल भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव आल्सो मेंटेन्ड दिस पॉलिसी, हाउएवर इन मॉडिफाइड फॉर्म सच एज ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया। अब जो है आज़ाद भारत की बात मैं करता हूँ। ट्राइबल एरिया क्या है, शेड्यूल 6 है, और शेड्यूल एरिया क्या है, शेड्यूल 5 है, ठीक है। तो चीज़ें वही हैं, बस ऑब्जेक्टिव बदल गया है। पहले जो है ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे इन एरियाज के, अब जो है ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ, अब जो है कल्चर को प्रोटेक्ट करना ऑब्जेक्टिव है। ट्राइबल्स के जो पैरामीटर्स हैं, डेवलपमेंट पैरामीटर्स है, माल न्यूट्रिशन को खत्म करना, पर कैपिटा इनकम ट्राइबल्स की बढ़ाना, उनको रोजगार देना, गरीबी हटाना, भुखमरी हटाना। अब जो है इश्यूज बदल चुके हैं, क्योंकि अब हम वेलफेयर स्टेट का पार्ट हैं, अब हमारे गोल सोशल हैं, ठीक है। समाज के सुधार की तरफ हम लोग मूल्ड हो चुके हैं, ठीक है। हमको समाज की एनर्जी का इस्तेमाल करना है समाज के डेवलपमेंट के लिए। तो इस तरह की बातें आज हम करने लगे हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बियर करना लोग यार, ये कोविड का टाइम बहुत गड़बड़ है। पिछले 1 हफ्ते से मैं ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल के दौरान ही लगा है यार ये। चलो हो गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव आल्सो मेंटेन्ड द पॉलिसी हाउएवर इन मॉडिफाइड फॉर्म सच एज ट्राइबल एरिया एंड शेड्यूल्ड एरिया, जिसकी मैं बात कर रहा था। टू ब्रिंग स्पीडी डेवलपमेंट इन ट्राइबल एरियाज, डॉक्टर वेरर एल्विन सपोर्टेड दिस पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ नेशनल पार्क पॉलिसी बनाई। जो मैंने बताया था, नेशनल पार्क पॉलिसी होती है आइसोलेशन की पॉलिसी। आप ट्राइबल को आइसोलेट कर दो पूरी तरीके से, ताकि वो अपने कल्चर्स के साथ खुश रहे। और लॉस ऑफ नर्व, अगर कोई ट्राइबल जो है नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट में है तो उसको साइकोलॉजिकल फ्रस्ट्रेशन होगा, क्योंकि वो अपने कल्चर को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है। तो वो लॉस ऑफ नर्व का कॉन्सेप्ट है। तो हमको लॉस ऑफ नर्व से बचाना है और कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, जिसके लिए नेशनल पार्क पॉलिसी हम ला सकते हैं, ठीक है। अब ये बातें तो अच्छी थी, पर ये रियलिज्म किससे काफ़ी दूर थी, ठीक है। रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि हम भारत में कुछ लोगों को नहीं छोड़ सकते। हमको भारत बनाना कैसा है,
ठीक है, मैटर ये था, हमको एक इंक्लूसिव भारत बनाना है जहाँ पे हर वर्ग का आदमी जो है, हर वर्ग का इंसान जो है, वो भारत के डेवलपमेंट एजेंडा में अपना रोल अदा करे। हम कतई नहीं चाहेंगे कि कुछ समाज, कुछ सोसाइटीज जो हैं भारत की डेवलपमेंट स्टोरीज में अपना योगदान नहीं दे पाए, या फिर जो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वहां पे ये लोग ना आए। ठीक है, हम ये कतई नहीं चाहेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे एलिनेशन आता है। अगर हमने उन लोगों को छोड़ दिया तो वो एलिनेटेड फील करेंगे, आज नहीं तो कई टाइम बाद। और जब एलिनेशन आता है ना, तो समाज का फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग नहीं कहलाता है। ठीक है, आपने उनको छोड़ा है तो इसीलिए आपका स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं है राष्ट्र का। वो राष्ट्र स्ट्रांग है जहां पर हर एक स्टेक होल्डर अपना रोल अदा करेगा राष्ट्र निर्माण में। बात समझ में आ रही है? तो हम उनको छोड़ नहीं सकते किसी भी प्रकार से। ठीक है, और अगर हमने आइसोलेशन पॉलिसी रखी तो हम कई हद तक उन लोगों को छोड़ देते। तो फिर नेहरू जी ने बोला कि हम ना तो आइसोलेशन में जाएंगे, ना तो हम एसिमिलेट करेंगे, हम बीच में जाएंगे। हम उनको मौका देंगे कि वो मेन स्ट्रीम में जब तक चाहें वो आ सकते हैं, लेकिन हम उनके डेवलपमेंट में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। ठीक है, और उसके लिए नेहरू जी ने खूब सारे प्लान जो हैं स्टार्टिंग से डेवलपमेंट में लगाए। लेकिन स्टार्टिंग जो है हमारी अच्छी नहीं हुई ट्रैवल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, हमने बातें तो अच्छी अच्छी करी, पर हम क्या करें, हमने फॉरेस्ट को उनके घर की तरह नहीं देखा, हमने फॉरेस्ट को एज अ नेचुरल रिसोर्स देखा। क्योंकि हमारा भारत जो है उस समय हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत नीचे थी, और हम जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी भी अच्छी नहीं थी खास। बात समझ में आ रही है? तो उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार ने फॉरेस्ट रेगुलेशंस को और कड़ा किया। 1952 के जो फॉरेस्ट रेगुलेशंस एक्ट आए, मैं बताऊंगा आगे जाके, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अगर फॉरेस्ट रेगुलेशन स्ट्रांग होते हैं तब आप क्या कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट रिसोर्सेज को फैसिलिटेट कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, तो और जंगल कटने स्टार्ट हुए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बड़े बड़े डैम्स बनाए गए। ठीक है, रेलवे लाइनें और बिछी। ठीक है, आपका जो डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ पे फॉरेस्ट से रिसोर्स को निकाला गया, झारखंड को एक्सप्लॉइट किया गया। ठीक है, अब ये सब आपने किया। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, कई सारे ट्राइबल्स जो हैं डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से। जो मैंने आपको ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट में बताया होगा, कई सारे सरकार के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की वजह से खूब सारे ट्राइबल्स जो हैं अपनी जगह छोड़े। जैसे अभी आपने देखा होगा नर्मदा डैम की वजह से भी खूब सारे ट्राइबल परिवार जो हैं वो जो है डिस्प्लेस हुए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो हमको करना क्या है, हमको उनको डिस्प्लेस भी नहीं करना था, क्योंकि वो डिस्प्लेस हो रहे हैं इसका ये मतलब है कि वो अपने कल्चर्स को छोड़ रहे हैं। उनका कल्चर जो है उनकी ज्योग्राफी में है, और आपने उनसे उनकी ज्योग्राफी छीन ली। ठीक है, अब आप उनको फोर्स कर रहे हैं किसी दूसरी लोकेशन में आप रहिए जाके, जहां पे उनका नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स जो है वो पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो जा रहा है। बताऊंगा एनएमएस कॉम्प्लेक्स क्या है, ये एलपी विद्यार्थी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगर ऐसा है उनका एनएमएस कॉम्प्लेक्स डिस्टॉर्ट हो गया है डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है, ट्राइबल्स का, तब वो अपने जिंदगी को उतने अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो किस बात का आपका इंटीग्रेशनिस्ट पॉलिसी है? ठीक है, ये है सोचने वाली बात। आपने बातें तो अच्छी कर दी, ट्राइबल पंचशील अच्छे से लिख दिया, पर क्या आपने उनको एक्चुअलिटी में, रियलिटी में लागू करवाया? ये चीज समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ आइसोलेशन अप्रोच पॉलिसी, जिसकी मैं बात कर रहा था। सबसे पहले मेरिट की बात है। आइसोलेशन पॉलिसी ने ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट किया। सबसे पहला, फ्रॉम द लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, ये अच्छी बातें किताबों की, ट्राइबल पंचशील। फ्रॉम लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, दूसरा फ्रॉम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, तीसरा इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, चौथा जो है पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन, पांचवा बायोलॉजिकल डिटोरेशन। ये सारे पॉइंट्स आप पीछे पढ़ चुके हो, थोड़ा थोड़ा करके मैंने समझाया है। ठीक है, बात समझ आ रही है? जो नहीं समझ में आ रहा है वो आप और पढ़ना। ठीक है, नहीं और तब नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछना। ठीक है, मैसेज करना, मेल करना। कल्चर आइडेंटिटी किस तरीके से लॉस हो रही थी, नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट होगा तो कल्चरल आइडेंटिटी लॉस होगी, तो आइसोलेशन में हेल्प। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कराया तो फिर उनके जो सोशल बॉन्ड्स है वो टूटेंगे। ठीक है, आप अगर उनको चलो आइसोलेट नहीं करते, नॉन ट्राइबल एंटर करते, ठीक है, उनकी सोसाइटी में, ठीक है, उनके साथ साथ रहते, ठीक है, तब क्या होता, एक स्क्यूनेस आता। स्क्यूनेस मतलब कई लोग जो अपने कल्चर्स को छोड़ देते, ठीक है, कई लोग नहीं छोड़ते, तो जो समाज है वो बढ़ जाता। इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन क्या होता, वही अपना बॉन्डेड लेबर वगैरह में फंस जाते। ठीक है, बता चुका हूँ सब ये। पॉलिटिकल डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब समझ लो, ठीक है, तो वो अपने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर पाते। बायोलॉजिकल डिटोरेशन में अभी बताया लास्ट लेक्चर में, छठे लेक्चर में, कि उनका जो है बायोलॉजिकल डाइट बदल जाता। ठीक है, जिसकी वजह से वो नहीं रह पाते। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब हम डीमेरिट को समझते हैं। आइसोलेशन पॉलिसी इज नाइदर डिजायरेबल नॉन प्रैक्टिकल। ठीक है, प्रैक्टिकल भी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल बिकॉज इन द प्रेजेंट एज ऑफ डेवलपमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू कीप ट्राइबल्स अवे फ्रॉम नॉन ट्राइबल कॉन्टैक्ट, जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, बात समझ में?
अब देखो इसमें आगे लिखा है बिकॉज ऑफ अंडमान ट्रंक रोड। अंडमान ट्रंक रोड कहाँ पे है? जो हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वहाँ पे जो है जारावा ट्राइब रह रही है, ठीक है। वहाँ पे अपने एक सड़क बनाई, ठीक है, एक जंगल से होती हुई। तो जब आप सड़क बनाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं? आप फैसिलिटेट कर रहे हैं कि नॉन ट्राइबल्स जो है ट्राइबल से कॉन्टेक्ट में आए, ठीक है। तो इस तरह के जब आप कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक है, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आइसोलेशन पॉलिसी जो अच्छी तरीके से फॉलो हो, ठीक है। नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट तो होगा ही होगा। अब आपको करना क्या है? आपको ये नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट जो हो रहा है इसको रेगुलेट करना है, ठीक है। आपको किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होने देना है कि जो ट्राइबल्स हैं उनके कल्चर्स धूमिल हो, ठीक है। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि कल्चर जो है इंसान की बायोसाइकोलॉजिकल नीड को पूरी करता है। वो जो लोग हैं जो रह रहे हैं अभी, आप तो मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट हैं, ठीक है। आपके लिए जो कल्चर्स की वैल्यू है वो अलग हो सकती है। आपके जैसे आपकी दिवाली, आपकी होली, उनकी वैल्यू अलग हो सकती है। आप होली दिवाली ना मनाएं, आपको चल जाएगा। जैसे हम लोग प्रिपरेशन में हैं, तो लास्ट टाइम कब होली दिवाली मनाई होगी आप भी सोच सकते हैं, कौन अच्छे से खेले होंगे, ठीक है। अब इन लोगों के लिए क्या है? इन लोगों के लिए बंदना फेस्टिवल है। इन लोगों के लिए पढ़ाई से कई लाख गुना इंपॉर्टेंट है बंदना फेस्टिवल। बात समझ में आ रही है? तो इन लोगों का कल्चर जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके से देखिए, आपके लिए आपके कल्चर की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी उनके लिए है, ठीक है। अगर हम उनसे उनका कल्चर छीन लेंगे, इसका मतलब है हम उनसे उनकी आत्मा छीन लेंगे। इस तरीके से समझिए, ठीक है। तो हमको करना क्या है? हमको उनको डेवलप करना है। कितने हैं ये लोग, ठीक है? आप बोलते हैं 10 करोड़ के आसपास हैं, 8.6% है। कितने लोग जो है मॉडर्न एरिना का पार्ट बन गए हैं? सपोज करो 40, 50, 60% बन चुके हैं। 40% एक बड़ी संख्या अभी भी है ना, जो ट्राइबल्स की है, जो अपने कल्चर के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। आपको करना क्या है? आपको डेवलपमेंट लाना है, पर ऐसा तो नहीं करना कि आप उनसे उनका साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ही छीन लें डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। इस तरह से सोचना है, ठीक है। It is not desirable to keep tribals away from non-tribal contact in the name of preservation of their culture. Tribals should not be left in the life of misery and poor health. देखो कई बार ऐसा पाया गया है कि जो जंगलों में रहते रहते ट्राइबल्स जो हैं वो माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, बीमारियों का, वायरस, बैक्टीरिया, इन सब का शिकार हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो अपने कल्चर्स में इनके रीजंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो अनसाइंटिफिक होता है। क्योंकि आप मॉडर्न सोसाइटी के हैं तो आपको पता है, आप दोनों तरीके से सोचेंगे। आपको रैशनल थिंकिंग भी, आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, आप कल्चर की नीड भी समझ सकते हैं। आपको करना क्या है? आपको जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन बिफोर मैन इज सर्वाइवल, ठीक है। आप कल्चर को प्रोटेक्ट करके क्या करेंगे जब वो ट्राइबली जिंदा नहीं रहेगा? तो आपको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उनकी लाइफ को भी प्रिजर्व करना है और उनके कल्चर्स को भी समझना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, ठीक है, तो आपको ट्राइबल के डेवलपमेंट में हर तरह की स्ट्रेटेजी खेलनी होगी, ठीक है। स्ट्रेटेजी किस तरीके से? कि आप ट्राइबल्स के कल्चर्स को समझेंगे, उनकी कल्चरल मैपिंग करेंगे, इथनोग्राफिक प्रोफाइलिंग करेंगे, ठीक है। अरे यार थोड़ा आज दिक्कत हो रही है, थोड़ा बियर करिएगा, मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले इसको ख़त्म करता हूँ, फिर एसिमुलेशन पॉलिसी से नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो हमको करना क्या है कि हमको इथनोग्राफिक प्रोफाइलिंग करनी है, हमको उनके कल्चर्स के बारे में एनएमएस कॉम्प्लेक्स उनका प्रोफाइल करना है, ठीक है। उनका नेचर मैन स्प्लिट कॉम्प्लेक्स क्या है वो जानना है, उनकी इश्यूज़ को समझना है, किस तरह के इश्यूज़ में वो फंसे हुए हैं, उनके कल्चर में उनके रीज़न आंसर्स को ढूंढना है। और जो आंसर्स हमें नहीं मिलेंगे हम मॉडर्न सोसाइटी से लेके आएंगे। किसी भी तरीके से उनका साइकोलॉजिकल जो फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो उनको डेवलप हमें करना है, ठीक है। अब वो डेवलपमेंट की पेस क्या होगी वो लोग डिसाइड करेंगे, आप नहीं डिसाइड करेंगे। क्योंकि अगर आपने ये कोशिश करी, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स छोड़ देती है सरकारें, जिसमें कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, जो ट्राइबल्स की जो डेवलपमेंट की फेज है वो जिले के डीएम बैठ के डिसाइड करने स्टार्ट कर देते हैं। जब तक उनके पास एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज नहीं होगी तो उनको नहीं पता होगा कि ट्राइबल का डेवलपमेंट जो है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो उनके कल्चर्स जो है क्रश कर जाएंगे। और अगर इसका सिंपल ये मतलब नहीं है कि आपको जो दिख रहा है वो उनके कल्चर्स हैं। ट्राइबल्स का 90% कल्चर्स उनके दिमाग में है, ठीक है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा और ना ही आप जो है उसकी चिंता करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो हमको करना क्या है, हमको उनको डेवलप करना है उनके कल्चर्स को प्राथमिकता देते हुए, ठीक है। कल्चर समझिए, हर तरीके के कल्चर्स हैं। अब तक तो समझ में आ गए ना कल्चर्स होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस डी एन मजुमदार होल्ड द व्यू दैट अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज मस्ट बी इनिशिएटेड फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, टू रेस इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स, ठीक है। ट्राइबल की जिंदगी को सुधारना है, ठीक है। अगर कई बार ऐसा होगा कि इकोनॉमिकली उनकी ज़िंदगी को सुधार सकते हैं हम उनके कल्चरल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। कई बार ट्राइबल्स के कल्चर्स में आंसर्स होते हैं, समझ में आ रहा है? अरे यार ठीक है
कई बार ट्राइबल्स की लाइफ में उनके कल्चर्स में उनके ज़िंदगी को सुधारने के आंसर्स होते हैं। वो कौन बेटर तरीके से जान सकता है? वो एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जान सकता है, जिसको कल्चर्स की इंपॉर्टेंस पता है। ठीक है, एक अच्छा प्रशासक वही है जो ट्राइबल डेवलपमेंट में ट्राइबल के कल्चर्स की मदद से उनके डेवलपमेंट को रीइंफोर्स करे। ठीक है, यंग जनरेशन ऑफ ट्राइबल्स आर ऑल्सो विलिंग टू इंप्रूव दियर इकोनॉमिक एंड हेल्थ सिचुएशन एंड एजुकेशन फॉर ट्राइबल चिल्ड्रंस। ठीक है, वो लोग भी चाहते हैं कि आगे बढ़ें। आप देखो ना मैं भी भारत सीरीज में, तो वो दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब एसिमिलेशन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।